जय हिंद आप सभी को। हम लोगों ने जैसे कि वन शॉट किया था, फिर ये जो प्रॉमिस है कि एमसीक्यू भी आएगा वन शॉट के बाद, तो उसी प्रॉमिस को निभाते हुए हम लोग चैप्टर 3 हिस्ट्री का बंधुत्व जाति तथा वर्ग का चैप्टर का एमसीक्यू भी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू और वन शॉट और एमसीक्यू एकदम ऐसे ही आपको साथ चलते रहना है। तो आस पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि हम लोगों का ये जो पूरा अप्रोच है कि आप तक एजुकेशन अच्छे से पहुँचे और साथ ही साथ आपको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, इसके लिए वन शॉट और एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। तो बस एक छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से आप समझिएगा, क्योंकि हमारा शुरू से एक ही मकसद रहा है, वो है एजुकेशन को एकदम ईमानदारी से आप तक अच्छे तरीके से पहुंचाना, और अभी आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा देंगे। ये तो हम लोग 11th-12th तक में ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके भविष्य के लिए भी एक बात सोचा कि अगर आप 11th-12th में अच्छा कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसके आगे भी कुछ अच्छा ही करिए। अगर आपका 11th-12th बेस अच्छा बना है तो आप एक अच्छा पिलर से अपने घर का मंजिला भी दे सकते हैं। तो उस 12th के बाद के जर्नी को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा एक अच्छे यूनिवर्सिटी में। अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तो इसके लिए CUET के लिए आपको बैचेस अनाउंस हो चुका है, जिसमें कि आप इनरोल होकर के अपने CUET का प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2025 जो बैच है उनके लिए जो टारगेट बैच चल रहा है 3999 का, जिसमें कि ऑनलाइन 1999 रुपीज़ ऑनली लग रहा है। वहीं अगर फाउंडेशन बैच का बात करें तो 7999, और अगर ऑनलाइन लेते हो तो 3499 कॉस्ट है, जिसमें कि एक गारंटीड आपको लाइफ मिल रही है कि आसपास वाला जैसे आपको 11th और 12th में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, उसी के बाद आप तक ग्रेजुएशन भी एक अच्छा लाइफ पहुंचा सकते हैं, अपने एजुकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। और इसके बाद जो आपका बेस और पिलर जब बहुत अच्छा बन जाएगा तो ये गारंटीड है कि आप तक ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने जो कारवा को शुरू किया था, एमसीक्यू भी हो चुका था, वन शॉट भी हो चुका था, तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं किसमें, हम लोग आते हैं 3rd चैप्टर का, जिसमें कि बात किया गया है एमसीक्यू का। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो को अगर जाके ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, वन शॉट। तो इसीलिए तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग का तीसरा चैप्टर किंगशिप क्लास एंड कास्ट में तुमको देखने को क्या मिलता है, एमसीक्यू। तो कॉपी कलम निकाल लो और साथ ही साथ एमसीक्यू का आंसर देना शुरू करो। अगर लग रहा हो कि हाँ चलो सबका आंसर जान रहे हैं, तो समझ जाना कि एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो और एक उम्मीद की आस जाग जाएगी कि 12th में मेरा एक अच्छा नंबर, स्कोरिंग नंबर, अच्छा नंबर जिससे हम अपने फैमिली का प्राउड फील करा सके, उतना नंबर तो आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हुज वाइफ वाज द्रौपदी। द्रौपदी की वाइफ का नाम तुमको, मतलब द्रौपदी किसकी वाइफ थी, ठीक है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। पहला ऑप्शन है अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की, या इनमें से सभी की। तो तुमको पता है कि इस समय में कल के क्लास में वन शॉट में हम लोगों ने बात किया था मैरिज के बहुत सारे टाइप्स दिए गए थे। तो एक मैरिज ऐसा भी था जिसमें कि बोला गया था कि एक मेल जो है, मेल बहुत सारे फीमेल के साथ शादी कर सकता है, एक पुरुष जो है वो बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी था जिसमें कि बोला गया था कि एक फीमेल है तो वो भी क्या कर सकती है, अपने बहुत सारे हस्बैंड से शादी, बहुत सारे हस्बैंड उसके हो सकते हैं। इस तरह का मैरिज भी अलाउ किया गया था। तो वही एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है द्रौपदी का। तो उन्होंने पांडव से शादी किया था, जिसमें तीनों आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब सवाल है कि ये क्यों दिया गया है तुम्हारे इस पीपीटी में, क्यों रखा गया है। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि बिहार बोर्ड में 2017, 2018, 2020 में ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। तो इसीलिए एक चांसेस है कि इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। और जैक बोर्ड के भी 2015 और 19 में इसका सवाल एकदम से था। तो इसीलिए तुम क्या करो, इन सारे चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते चलो। अगर तुम्हारा आंसर था शुरू में ऑल ऑफ दिस, तो तुम एकदम सही जगह पे स्टैंड कर रहे हो, अभी तक का तैयारी तुम्हारा बढ़िया है। दूसरे में आते हैं कि हाउ मैनी डेज डिड द बैटल ऑफ महाभारत टेक प्लेस। ठीक है,
को कितने दिन का आखिरकार ये लड़ाई चला था, कुरुक्षेत्र की भूमि में कितने दिन का युद्ध था? तो ये युद्ध तुमको ना ही 10 दिन का था, 12 दिन भी मत मार के आ जाना और 20 दिन में मत मारना। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, 18 दिन का। तो 18 दिन का ये युद्ध, जिसमें कि तुमको पूरी ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें कि हमें पूरे समाज के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ तक कि हमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किसको गंगापुत्र के नाम से जाना जाता था? ठीक है, गंगापुत्र के नाम से किनको जाना जाता था? तीसरा क्वेश्चन है। ये तुमको क्या देखने को मिलता है, क्या अर्जुन को जाना जाता था, या विदुर को, या भीष्म को, या पांडु को? तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, भीष्म को माना जाता था गंगापुत्र के तौर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जा करके तुरंत से सी नंबर मार के आ जाना और तुम्हारा एकदम आंसर राइट होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा है, विथ विच डायनेस्टी दिस सातवाहन किंग वशिष्ठ पुत्र सतवारनी ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी मैरी? ब्राह्मण वंश में सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र सतवावर्णी का विवाह किस वंश में हुआ था? आखिरकार किस वंश में हुआ था? क्या वो शक में हुआ था, पल्लव में हुआ था, कुषाण में हुआ था, हुन में हुआ था? ठीक है, किनके साथ आखिरकार ब्राह्मण वंश के सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र का शादी हुआ था? तुमको ये देखने को मिलता है कि हम लोगों ने इसको भी अच्छे से तैयारी किया था। क्या इसका आंसर शक होगा, पल्लव होगा, कुषाण होगा, या हुन होगा? तुमको एमसीक्यू में बताना है, तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि ब्राह्मण वंश के सातवाहन राजा जो थे वशिष्ठ पुत्र सतवरानी का विवाह किनके साथ होता है? तुमको इस कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच पर्व ऑफ महाभारत? किस पर्व में जाति वर्णन का, जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है? कौन से पर्व में? ये भी बताओगे क्या कमेंट में? इतना देखो, उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वन शॉट और ये सब कुछ और उसके बाद बुक रीडिंग करने के बाद, उसका ज़रूर नोट्स पढ़ने के बाद उसका ज़रूर ये सारा एमसीक्यू हो जाएगा। तो तुमको क्या देखने को मिलता है, क्या आदि पर्व होगा क्या? तो तुम बोलोगे नहीं सर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर शांति पर्व होगा। लेकिन याद रखना कि इससे पहले वाला का आंसर जरूर देना, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, विच कास्ट इज फर्स्ट मेंशन इन पुरुषुक्ता ऑफ द ऋग्वेद? ये तो कल ही हम लोगों ने वन शॉट में किया था कि ऋग्वेद में सबसे ऊपर अगर किसी रिलीजन को रखा गया था, तो किसी अगर जाति को रखा गया था, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, ठीक है। ब्राह्मण को सबसे ऊपर का पायदान मिला था। क्यों मिला था ये पायदान? क्योंकि उनको ये बोला गया था कि आप दान भी ले सकते हैं, आप सैक्रिफाइस भी करा सकते हैं, आपको ग्रंथ पढ़ने का भी अलाउंस है कि आप पढ़ सकते हैं वेद को। तो ये सबसे ऊपर पायदान में आते थे। और पुरुषोक्त में सबसे ऊंचा अगर पोस्ट मिला है, सबसे ऊंचा वर्ण व्यवस्था में किसी को रखा गया है, तो वो ब्राह्मण्स को ही रखा गया। अब सवाल है कि ये सवाल कब कब पूछा गया, तो तुमको ध्यान देना होगा। बिहार बोर्ड के 2019 में, 22 में और इवन 23 में यही प्रश्न को पूछा गया है, और जैक बोर्ड के 2023 में भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो तुमको देखने को मिलता है कि सारे क्वेश्चन जितना भी हम लोग किए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ तरीके से तुमको इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वन सिस्टम कहाँ पे है तुमको पता चल गया, शांति परम में। उसके दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2019 में, 2022 में और इवन 2023 में पूछा गया है, और झारखंड के 2023 में भी इसका सवाल को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस जाति का उल्लेख मिलता है? विच कास्ट इज फर्स्ट मेंशन इन पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद? सबसे पहले किस जाति का वर्णन देखने को मिलता है, तो वो ब्राह्मण से देखने को हमको मिलता है। इसका राइट आंसर ब्राह्मण होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज द महाभारत वाज रिटन? कल के वन शॉट में हम लोगों ने बात किया था कि किस लैंग्वेज में महाभारत को लिखा था, तो वो महाभारत का लैंग्वेज जो लिखा गया वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। और हम लोग बात करें कि इस समय में जितने भी मनुस्क्रिप्ट होती थी, जितनी भी पांडुलिपि होती थी, वो वैरी करती थी बाय रीजन, ठीक है। वो हर रीजन से अलग अलग वैरी करती थी। कहीं का पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट अलग था, कहीं पे मनुस्क्रिप्ट अलग था। और इसमें जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज हुआ है वो इन कंपेयर टू वेदास, अगर वेद से तुलना करें तो इनका जो संस्कृत है वो थोड़ा इजी है। इस कारण से ये बड़े पैमाने पे फैलता है पूरे भारत में, और एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ निकल करके हमारे पास आता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत उतना जटिल नहीं था जितना वेद में जटिल रखा गया था। अगर उतना ही जटिल रहता तो शायद आने वाली जो समाज थी वो सब कोई को अच्छे से नहीं पढ़ पाती, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, हु कंपोज द महाभारत? महाभारत को किसने कंपोज किया था?
देखो ये तो तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि अगर लाइव देख रहे हो, अगर तुरंत देख रहे हो तो तुरंत तुमको कमेंट मार देना चाहिए कि किसने आखिरकार किया था, किसने। मन करता है कि सारा कुछ छोड़ दिया जाए तुम लोगों के लिए, तुम लोग खुद कर लोगे, इतना इजी इजी है। क्यों? देखो क्योंकि बिहार बोर्ड के 2014 और 16 में पूछा गया ये सवाल है। अगर तुम 14 और 16 में अगर बैठते एग्जाम में तो तुमको क्या लगता है, तुम हलवा क्वेश्चन लगता, तुम बोलते यार इतना इजी क्वेश्चन आया था ना सर की मत पूछिए। क्या है? वाल्मीकि है, मनु है, याज्ञवल्क्य है, क्या है? वेद व्यास है। तो वेद व्यास, क्योंकि इनको वेद का बहुत अधिक नॉलेज था। इसके बाद ये कंपाइलेशन का काम शुरू हुआ। और बात बता दें कि पहले जो महाभारतें होती थी वो ऑरल चलती थी, लेकिन बाद में इसको कंपाइल करके एक जगह लिखा गया है। इससे पहले जो भी होता था महाभारत के जितना भी स्टोरीज है उस सबको बाय ऑरली लोगों तक पहुंचाया जाता था। उस समय के बाद से क्या हुआ, इसको लोगों ने कंपाइल करना शुरू किया वेद व्यास के द्वारा। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर मेंशन्ड इन मनुस्मृति। कल के क्लास में हम लोग बात किए थे कि टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और इसमें से क्या बोले थे, 4 विवाह को मान्य ठहराया गया था, लीगल बोला गया था, बाकी 4 को प्रोहिबिटेड माना गया था, अमान्य माना गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ सब कोई जो लीगल है उन्हीं पे शादी करते थे, इलीगल मैरिजेस नहीं होता था, प्रोहिबिटेड मैरिज नहीं होता था। तुमको देखने को मिलेगा नहीं, प्रोहिबिटेड मैरिज, अमान्य शादी भी बहुत जगह पे तुम्हें देखने को मिली है, जो मनुस्मृति का उल्लंघन करते हुए तुमको नजर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज डिड महाभारत वार हेल्ड, ये भी अभी तुम बताओ, जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं कितने दिन का युद्ध था। आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन हम लोग यही किए थे। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये सारा आंसर तुम्हारे लिए सबसे इजी होगा। जैक बोर्ड 2018 और 20 का ये सवाल है, और इससे पहले का जो सवाल किए थे 2018 और 23 का सेम क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है, किसने आखिरकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई को जीता था। ये तो बचपन से अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम बच्चे से बड़े हो रहे होगे तो आई थिंक ये 4 5 का बच्चा भी बता सकता है, 3 4 का भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि वो अपने घरों में ये सारे चीज़ को देखता आया है या सुनता आया है, हमारी कल्चर के साथ अगर वो बड़ा हुआ है। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि किनके द्वारा ये बैटल को जीता गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक थे, वो थे पांडव। ठीक है, पांडवों ने इस युद्ध को पूरी तरह से जीता था, तो इसलिए तुमको क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर पांडव होगा। बिहार बोर्ड के 2021 में पूछा गया ये एक छोटा सा सवाल, जो तुमको लग रहा होगा कि नहीं सर ये कोई भी पूछता अगर तो हम उसको बता सकते थे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित जानकारियों की सहायता से महाभारत के चरित्र को पहचान करें। चलो कुछ कुछ दिया गया है, देखते हैं। ही वॉज द हस्बैंड ऑफ गंधार, गंधार के पति हैं, तुमको बताओ कि कौन है आखिरकार। गंधार के पति थे और फिर तुम्हारे हस्तिनापुर के राजा थे। ऑप्शन देख लो, पांडु थे, धृतराष्ट्र थे, युधिष्ठिर थे या दुर्योधन थे। गांधार याद रखना, गांधार जहां आ जाए किंग ऑफ हस्तिनापुर तो तुमको साफ साफ कहाँ जाना है, धृतराष्ट्र। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रुको, सीबीएसई 2023 का पूछा गया सवाल है, और कहीं मत जाओ, अभी ध्यान से देखो कि हम लोग और भी कुछ तुमको तेरे तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए शायद इस बार पूछा जाने वाला एग्जाम में कुछ एमसीक्यू तुमको ध्यान से देखने वाला होगा, वो ये सारा कुछ होगा। देखो क्या, रूलर्स हुज नेम एंडेड विद द टर्म ऑफ पूता बिलोंग टू, जिन शासकों के नाम के अंत में पूता शब्द आता था वो कौन होते थे, कमेंट, कौन होते थे तुरंत बताओ। तो क्या वो कन्नव होते थे, क्या वो मौर्य वंश के होते थे जिसके राजा के अंत में पूता होता था, क्या वो शुंग वंश के होते थे, तो नहीं सर, नहीं सर, गलत है, गलत है। तो सातवाहन इसका राइट आंसर होगा। सातवाहन डायनेस्टी के राजा के एंड में, अंत में पूता शब्द देखने को हमको मिलता है उनके नामों के अंत में। मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, कल हम उसमें नहीं था लिखा हुआ, लेकिन कल हम इस चीज का जिक्र किए थे, जिसमें जाति का हमको इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, जाति के बारे में पता चल पाया है मंदसौर के इंस्क्रिप्शन से। तो मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन गिल्ड ऑफ किनका गिल्ड था, ठीक है, किनकी श्रेणी थी मंदसौर पत्थर का शिलालेख। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, क्या वो सुनार का था, क्या वो रत्नकार का था, क्या वो कुम्हार का था, नहीं, वो किसका था, रेशम बुनकर का था, सिल्क वीवर का ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन था, जो स्टोन से बना हुआ एक मंदसौर का इंस्क्रिप्शन तुमको देखने को मिलता है। The Janpada which was inhabited by the cousins of Pandavas and Kauravas was that of,
क्या होगा इसका कि वो लोग देखो क्या है, वह जनपद जिसमें चचेरे भाई पांडव और कौरव रहा करते थे, क्या होगा सोचो। महाभारत की लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र। तो सर ऐसा तो सुन में आ रहा है कुरुक्षेत्र आप बोल रहे हैं, तो सूरसेन नहीं होगा, मल भी नहीं होगा, साक्य नहीं होगा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कहाँ रहते थे? कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी, इतना तो तुम्हें भी पता होगा, कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी, तो वो कुरु में रहते होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत टेक्स्ट महाभारत, दुर्योधन प्लॉटेड टू किल, बचपन से सुने हैं बाबू, दुर्योधन किसको मारने का षड्यंत्र रच रहा था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को क्यों मारेगा? ठीक है, द्रौपदी नहीं, कौरव, कौरव पे खुद है, ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी नंबर पांडव होगा इसका राइट आंसर। ये सारा क्वेश्चन एकदम ध्यान से करते हुए चलना, इसका राइट आंसर भी डी नंबर पांडव ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ गोत्रास इन हिंदू रिलीजन वाज प्रैक्टिस फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स बाय। हिंदू धर्म में गोत्रों का नाम पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था, किसके नाम से? क्या होता था, किसके? बताओ। वो जो गोत्र ये होता था वो क्या होता था? क्या वो ब्राह्मण्स के लिए, क्षेत्र के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए? ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? वो क्लासिफिकेशन ब्राह्मण्स के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ब्राह्मण्स। आगे बढ़ते हैं। आगे तुमको क्या देखने को मिलता है क्वेश्चंस? द नंबर ऑफ कैटेगरीज हाँ, द नंबर ऑफ कैटेगरीज into which the धर्मशास्त्र and धर्मसूत्र divided the idle occupation of। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र क्या आदर्श व्यवसाय को किस श्रेणी में विभाजित किया था? कितने श्रेणियों में? याद करो, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य और शूद्र। तो 1 2 3 4, राइट आंसर कहाँ है? 4 कहाँ पे है? 2 गलत है, 3 गलत है, 4 राइट आंसर। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तुमको याद है कल के वन शॉट में ही हमने बात किया था कि इनका वर्गीकरण 4 वर्गीकरणों में किया गया था और उनके कामों को भी डिसाइड किया गया था। याद है? अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि क्या वैश्य को राजा बनने का अधिकार था, तो तुम बोलोगे नहीं, क्या कि मनुस्मृति में लिखा हुआ नहीं था। उनको क्या था? पशुपालन का अधिकार था। तो क्या क्या उनको करने का काम दिया गया था, वो सारी चीज़ों को याद रखना। ब्राह्मण के लिए क्या है, क्षेत्र के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है, इन सारे कामों को भी एकदम ध्यान से तुमको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पिलनी अष्टाध्याय किसकी कृति है? इस वर्क ऑन, क्या चीज़ के बारे में पिलनी अष्टाध्याय के बारे में तुमको जिक्र देखने को मिलता है? क्या वो संस्कृत प्लेज है? क्या वो संस्कृत मंत्र है? क्या वो संस्कृत हिस्ट्री है? तो नहीं सर, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो है वो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के बारे में अष्टाध्यायी का कृति तुमको देखने को मिलता है। द रूलर हुज नेम वेयर डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज मदर वेयर। हम लोगों ने कल बात किया था कि जब गोत्र का नियम आया, तो उसमें रूल्स जब आया, तो उस रूल्स में एक तरह का बात किया गया था। वो रूल्स इस तरीके से था कि अगर किसी का शादी, किसी लड़की का शादी अगर लड़के से जिससे भी होता है, तो वो अपने पिता का गोत्र को ख़त्म करके, उनके टाइटल को ख़त्म करके क्या लेगी? अपने हस्बैंड का लेगी। लेकिन तुमको कहाँ पे देखना, उनका बेटा भी क्या होगा? पिता के लिनेज से अपने आप को, वंश से अपने आप को कनेक्ट करेगा। लेकिन कहाँ पे तुमको देखने को मिलता है कि शासकों का नाम उनकी माताओं के नाम पे रखे गए हैं? कहाँ पे? कल के क्लास में हम लोग बात किए थे, और कल के क्लास को जिसने ध्यान से देखा होगा, जिसने वन शॉट को ध्यान से देखा होगा, उसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन जो हैं उन्होंने अपने आप को धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होते हुए तुमको नजर आएंगे। अच्छा, एकलव्य कौन था? एकलव्य किससे आता था? कौन सी जाति से आता था? याद करो, शिक्षा से वंचित थोड़े से के लिए बेचारे के साथ सैडनेस एक हुआ है, लेकिन ये किस से आते थे? तो ये आते हैं तुम्हारे निषाद से। ठीक है, ट्राइबल्स जंगलों में रहते थे, निषाद, फॉरेस्ट ड्यूलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, निषाद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो तुमको इतना करने के बाद तुमको एकदम साफ साफ एक बात समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो समझो एक बात को कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। ये प्रयास है कि तुम लोग को एग्जाम में इतना क्वेश्चन करो, वन शॉट करो, समझो मेरा बात को, वन शॉट करो, बुक रीड करो, एमसीक्यू पे आ जाओ। इससे क्या होगा? तुम्हारा खुद का सेल्फ प्रिपरेशन होते जाएगा बार बार। चैप्टर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, बचा है सिर्फ बुक 1 का चैप्टर 4। ठीक, वो भी तुम लोगों का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम गारंटी बोल रहे हैं कि जो इतना सब कुछ को ध्यान से कर रहा है, जो एमसीक्यू रीड कर रहा है, जो बुक रीड कर रहा है, बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे, बहुत अच्छा।
भूलो मत कि इसको बार बार अच्छे तरीके से करते रहो। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स को स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हो, उससे बढ़िया है कि कुछ नॉलेज का चीज़ लेकर के तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, यही सारे उम्मीद के साथ ये सेक्शन को यहीं बंद करते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और बहुत जल्दी तुम लोग को एक वन शॉट देखने को मिलेगा जो चैप्टर 4 के ऊपर डील करेगा। लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखना, ये पूरे एमसीक्यू को बहुत ही ध्यान से देखना, और तुमको तब तक के लिए बाय बाय।